लोकसभा आणि 10 विधानसभांचा दांडगा अनुभव. शह आणि काट शहाचे राजकारण, जनतेच्या प्रश्नांना नेत्यांची उत्तरे, समाजकारण आणि राजकारण. मस्त नेते आणि त्रस्त जनता. काय म्हणतो 5 वर्ष न दिसणाऱ्या नेत्यांबद्दल समाज. एक बार फिर से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर उछाला जाएगा कीचड़. काय आहेत सर्वसामान्यांच्या समस्या. जनतेचा कौल कुणाला, भाजपचे नाव युतीला की काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीला. शह और मात के इस खेल में किसकी बनेगी बात और कौन रहेगा खाली हाथ. प्रत्येक गाव आणि शहर हमारे आपकी समस्या जानने के लिए महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचे प्रश्न घेऊन येत आहोत. बघत रहा निवडणूक रणसंग्राम 2019 फक्त विदर्भ न्यूज आणि VCN न्यूज वरती. नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से VCN न्यूज़ के ख़ास प्रोग्राम निवडणूक रण संग्राम 2019 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है. इस बार हमारे साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं अमरावती शहर की उप महापौर संध्याताई टिकले, जो कि साल 1997 से लगातार महानगर पालिका के स्थानीय निकाय चुनाव जीतती हुई आ रही हैं. भारतीय जनता पार्टी की वह एक कर्मठ कार्यकर्ता रही हैं. जिस वक्त अमरावती शहर में बीजेपी अपने वजूद के लिए संघर्ष करती नज़र आ रही थी, ऐसे समय से लेकर आज जब बीजेपी अमरावती शहर की सत्ता में है, तब से लेकर अब तक बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं. लेकिन 2019 के चुनावी समीकरणों का ऊंट किस तरफ बैठ रहा है, अमरावती शहर की जनता के जो सवाल हैं उनको लेकर किस तरफ चुनावी हवा चल रही है, इन सब को लेकर आज हम उनसे बात करने वाले हैं. संध्याताई, आपका स्वागत है. धन्यवाद. सबसे पहले संध्या जी, आप अपने राजनीतिक संघर्ष के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए. मैं 1997 से चुनाव जीत के आ रही हूँ. मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ. मुझे राजकारण कम और समाजकारण ज़्यादा पसंद है. मैं ज़्यादातर पदों के पीछे या इसके पीछे ज़्यादा लगती नहीं और समाजकारण करके जो लोगों की सेवा करती हो, उस वजह से मैं कंटिन्यू 4 बार चुन के आई हूँ. और अभी 3 साल मैं विरोधी पक्ष नेता करके पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी थी, वो भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से संभाली थी. अभी 2 साल से उपमहापौर पद मुझे मिला है, उसका भी मैं बहुत अच्छे से जो काम मेरे ऊपर पार्टी ने दिए, जो पक्ष ने मुझे जवाबदारी दी, उसका मैं अच्छे से अच्छे जितना कर सकती हूँ उतना अमरावती शहर के लिए, पक्ष के लिए करने का प्रयास कर रही हूँ. और पक्ष के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का सरचिटनीस पद मैंने लिया था 3 साल, वो भी मैंने लिया था. अभी भारतीय जनता पार्टी सचिव करके मैं हूँ. संध्या जी, आप हमारे दर्शकों को भी ये बात समझाइए और हमें भी समझाइए. 2014 में जो चुनावी समीकरण थे और 2014 की जो स्थितियाँ थी वह बदल चुकी हैं. 2014 से लेकर 2019 तक आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना और आपके बीच बहुत कुछ घटा. वो बात अलग है कि आपकी पार्टी और शिवसेना दोनों ही एक बार फिर से कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का दावा कर रहे हैं. लेकिन जो कुछ हुआ, जनता ने उसे अपनी आँखों से देखा और जिस तरीके से दोनों ही पक्षों के नेताओं की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला गया, जनता ने वो भी देखा. भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना हमेशा से साथ में रहे हैं, साथ में रहे, साथ में रहेंगे और साथ में है. लेकिन कैसा है कि थोड़ा मतभेद हो गया था बीच में, वो तो चलता ही रहता है. एक घर में अगर 2 भाई रहते तो थोड़ा बहुत उनके बीच में भी चलता है. तो ये तो पक्ष है, पक्ष के इतने सारे पदाधिकारी है, थोड़ा बहुत चला होगा. लेकिन आज की स्थिति जो है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं. और उनका एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी को जिताना है, हमको मोदी जी को पंतप्रधान बनाना है. इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के सभी नेता और दोनों पक्ष के सभी बड़े नेता, छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी आज साथ में काम कर रहे हैं. उद्धव जी प्रधानमंत्री जी को आज नरेंद्र भाई बोलने लगे हैं.
उन्हीं उद्धव जी की सभा में चौकीदार चोर है, ये नारा गूंजा था। हो सकता है थोड़ा उस टाइम। इतनी वरिष्ठ कार्यकर्ता हो आप, ऐसा तो नहीं है कि आप तक ये बात पहुंची नहीं होगी? नहीं, बात पहुंची, लेकिन वो हो सकता है। दो, मैंने पहले भी बताया कि दो भाई भी थोड़ा भी चलते रहता है, लेकिन जब अपने पार्टी की बात आती है तो साथ में काम करते हैं। कर रहे हैं। आपको यह भी याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और खुद मुख्यमंत्री जी शिवसेना को हफ्ता वसूली पार्टी कह चुके हैं। अभी जो आपने सवाल किया, वो जो सवाल है वो बड़ी नेताओं के बीच का सवाल है। वो बड़ी नेताओं के इसमें थोड़ी बहुत हुआ होगा वैसा, लेकिन वो उनके ऊपर, उनके लेवल में वो ख़त्म भी कर सकते हैं, और उन्होंने ख़त्म भी किया, और आज का जो चित्र है वो बहुत अच्छा है। लेकिन इन सब वाद विवादों के बीच सामान्य कार्यकर्ताओं में जो संदेश गया, सामान्य कार्यकर्ताओं में जो तलवारें खींची और जो खाई बढ़ी, उसको पाटने की क्या कोशिश है आप लोगों की? कैसे पाटा जाए? नहीं, सामान्य कार्यकर्ता भी समझ सकता है। सामान्य जो कार्यकर्ता है वो ऊपर का देखता सही में चलता है कि भाई ऊपर क्या चल रहा है और अपने पार्टी के नेताओं ने क्या किया, कैसा हो गया, इस तरह से सामान्य कार्यकर्ता चलता है। लेकिन जब वरिष्ठ नेता साथ में कंधे से कंधे मिला के काम करते हैं तो सामान्य कार्यकर्ता, जो नीचे का कार्यकर्ता है, जो ग्राउंड रूट पर काम करने वाला कार्यकर्ता है, वो भी समझ सकता है कि नहीं, अभी अपने को ज़रूरत है साथ में। अपने नेताओं ने एक हो गए, अपने नेता एक हो गए, उन्होंने साथ में चलने का बोला है, तो सामान्य कार्यकर्ता भी उसी इस पे चलता है। इतना बड़ा गठबंधन है आपका, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी बन चुकी है। इस गठबंधन के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी कि पिछले 10 साल एक बाहरी व्यक्ति और इस बार फिर एक बाहरी व्यक्ति, जबकि जनता में भी ये बात विपक्षी डालने में कामयाब हो चुके हैं कि मौजूदा जो सांसद हैं वो बाहरी पार्सल हैं? नहीं, हम उनको बाहरी पार्सल मानते नहीं हैं, क्योंकि शादी करके बहू भी आती है तो अपन उनको बाहर की नहीं मानते। और हमारे जो सांसद है वो भी बाहर के नहीं है। 3 साल से 3 टर्म से वो यहाँ से चुन के आ रहे हैं। जो वो यहाँ से 3 बार चुन के गए तो वो बाहर के कैसे हो सकते? वो बाहर के है ही नहीं, हम उनको बाहर के नहीं मानते, और वो है भी नहीं बाहर के। आप बाहर के नहीं मानते, लेकिन इस बार क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग जनता के बीच में जाने वाले हो? और आपको क्या लगता है किन मुद्दों के ऊपर जनता आनंदराव अड़सुल पर दोबारा विश्वास करे? आनंदराव अड़सुल साहब के काम अच्छे हैं। उन्होंने जो सांसद में काम करना चाहिए थे वो सब काम उन्होंने किए हुए हैं। नरखेड़ रेलवे लाइन का काम हो, या पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे नहीं था, तब लोगों को कितनी दिक्कत होती थी। अभी आज के युग में जब देखा जाए तो हर एक घर का हर एक लड़का कोई न कोई विदेश में जाते रहते हैं, और पासपोर्ट के लिए इतनी तकलीफ होती थी। मैं खुद गई तो मुझे पता है कि मैं जब गई तो मेरा पासपोर्ट नागपुर से लाना पड़ा, मुंबई के लिए वीज़ा के लिए जाना पड़ा। ये जो बड़े बड़े काम है जो सांसद को करने चाहिए वो आनंदराव अड़सुल ने किए हैं। लोगों की देखने की जो धारणा रहती है वो नगर सेवक, आमदार और खासदार, इनके अलग अलग काम रहते हैं। ये लोगों को पता है, जो सुशिक्षित वर्ग है वो समझता है, लेकिन कुछ लोगों के ध्यान में ये नहीं आता कि भाई सांसद के क्या काम है। सांसद तो दिखे नहीं, वो यहाँ पे कैसे दिखेंगे? उनको कितने दिन सांसद में वहाँ पे दिल्ली में रहना पड़ता, कितने दिन वहाँ पे काम करना पड़ता सांसद में। वहाँ पे उनको ऐसे ही संसद रत्न पुरस्कार जो मिला है वो ऐसे ही तो नहीं मिला होगा ना। उन्होंने इतने काम किए होंगे, इसीलिए उनको इतना बड़ा पुरस्कार जो है वो मिला है। अड़सुल साहब जो है वो बहुत अच्छे सांसद है। उनके बारे में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में या शिवसेना के कार्यकर्ता में या अमरावतीकर जनता के कार्यकर्ता में किसी के भी मन में बाहर का या ऐसा कुछ है नहीं, और उनके जो कार्य है उनको जो करना चाहिए वो उन्होंने सही तरीके से किए हुए। अगर आप लोग माननीय सांसद आनंदराव अड़सुल जी के कार्य से इतने सहमत हो तो सीमा सावड़े जी को प्रोजेक्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? सीमा ताई सावड़े को प्रोजेक्ट
किसने किया ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि पालक मंत्री भरी सभा में बोल चुके थे कि आने वाले चुनावों में यही चुनाव लड़ेंगी और सांसद भी बनेंगी। नहीं, हो सकता था एक आध बार अगर युति का कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक आधी अच्छी लेडी, तो एक आधा अच्छा उम्मीदवार होना ही चाहिए था। और उतनी तैयारी, एक बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनको उतनी तो तैयारी रखनी पड़ती थी, तो उन्होंने अपनी तैयारी रखी। संध्या जी, आप ये बताइए कि इस बार आम जनमानस में ये धारणा बनी है कि बदलाव होना चाहिए, क्या आप तक ये बातें पहुंच रही है एक पार्टी की बड़ी कार्यकर्ता होने के नाते? और दूसरी चीज़ ये आम जनता में बनी हुई है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, आम जनता की इस धारणा को तोड़ने के लिए आप कौन सा धनुष्य बाण चलाने वाले हो? हमारा धनुष्य बाण ही आम जनता को बताएंगा कि भाई बदलाव नहीं चाहती, अमरावती की जनता सभी लोग नहीं चाहते कि बदलाव होना। जो कुछ कार्यकर्ता है जो किराना लेते या कुछ करते हैं तो उनके मन में होगा कि भाई बदलाव होना, लेकिन सही में जो अभ्यासु कार्यकर्ता है, जो अभ्यासु लोग हैं अमरावती शहर के, जिनको समझता है मोदी जी ने क्या किया, ऊपर मोदी जी से ही प्रधानमंत्री होना, ये सब बातें जिनको समझते, जो सुशिक्षित मतदार है, वो कभी नहीं चाहेगा कि बदलाव होना या बदलाव चाहिए, कि उनको मोदी जी होना। इसीलिए सभी लोग जो है धनुष्य बाण ही चलाएंगे। 2014 से जो छवि बनी थी मोदी जी की और अमित शाह की, वो छवि अपराज्य छवि बनी थी। एक दो अपवादों को छोड़कर कहीं चुनाव नहीं हारे थे, बिहार और दिल्ली अगर छोड़ दिया जाए तो। लेकिन 2019 आते आते 2018 के अंत में देखा गया कि 3 महत्वपूर्ण बीजेपी के किले हाथ से निकल चुके हैं। क्या उसका असर जनता पे पड़े? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोकप्रियता घट रही है। लोकप्रियता घटी नहीं, और कुछ वो जो अपने गए 2-3 मतदार संघ, तो उसका भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चुनाव है, हार जीत चलती रहती है। जो प्रभाव 14 में था वही प्रभाव, वही मोदी लाट आज भी है। और वैसे ही जैसे चुनाव मोदी जी जीते थे और जैसा उस टाइम पे हमको बहुमत मिला था, उससे कहीं गुना ज़्यादा बहुमत अभी भी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने वाली है। 2014 में विपक्ष बड़ी मात्रा में बिखरा हुआ था। इस बार पूरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ हद तक विपक्ष संगठित हुआ है और आंकड़े ये कहते हैं कि 2014 में इतनी लहर के बावजूद भी सिर्फ 31% वोट ही बीजेपी को मिला था। विपक्ष बिखरा हुआ ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर विपक्ष एक रहता था तो आज अपना अमरावती मतदार संघ का देखो आप, उन्होंने एक ने भी जैसे पाठिंबा दे दिया, क्यों चिन्ह नहीं, घड़ियाल नहीं, पंजा नहीं, क्यों नहीं? ये बिखरे हुए के लक्षण है सब, वो बिखरा हुआ ही विपक्ष था है। फिर प्रधानमंत्री जी को महामिलावट बोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई? महामिलावट कर रहे वो लोग सब मिलके, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी के लिए खास करके, जो मोदी जी विकास कर रहे, जो 60 साल में विकास हुआ नहीं, और जो मोदी जी ने करके बताया, तो उस हिसाब से बाकी जो अदर पार्टी थी, जो अदर पक्ष थे, वो सब एक हो गए, और इस हिसाब से उनको ऐसा ही बोलना पड़ेगा। अगर विकास हुआ है तो जैसे 2014 में विकास के मुद्दे पर वोट मांगे गए थे वैसे ही मांगे जाते। हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा क्यों उठाने लगा? वोटरों को भ्रमित करने की कोशिश है? नहीं, वोटरों को भ्रमित करने की कोशिश नहीं है इसमें। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जो है वो हिंदुत्ववादी पार्टी है। हिंदुत्व के भरोसे ही आज तक हमने वोट लिए हैं, जनता से वोट आज तक जितने भी चुनाव हमने जीते हैं वो सारे के सारे हिंदुत्व के भरोसे पे जीते हैं, और हिंदुत्व के भरोसे पे हम वोट आज भी वोट मांग रहे हैं, पहले भी मांगे थे। क्या बीजेपी और शिवसेना की ये धारणा है कि उन्हें अल्पसंख्यकों का और दूसरे समुदायों के वोट की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत है, मिलते हैं, कुछ लोग हमारे भी साथ में है। ऐसा नहीं कि भाई एकदम ही सबके सब जो वोटर्स है वो सब अलग हो गए या कुछ हमारे साथ में है नहीं। हमारे साथ में भी बहुत ज़्यादा वोटर्स है, उनके साथ में रहते हैं। संध्या जी, दोनों ही ओर से विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा। वो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, आप लोग दावा कर रहे हो कि विकास हुआ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं।
उनका जो दावा है कि विकास नहीं हुआ, उसको तोड़ने के लिए आप क्या चीज़ें पेश करते हो जनता के सामने? वो उनको आदत है झूठ बोलने की, क्योंकि उनका जो काम है बडनेरा मतदार संघ का अपन देख सकते हैं, उनकी जो परंपरा है काम करने की, वो देखा जाए तो वो सिर्फ काम कम और भूमि पूजन ये वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और हमारी जो परंपरा है वो काम करने की परंपरा है। अभी अपन देख सकते हैं कि बडनेरा मतदार संघ और अमरावती मतदार संघ दो मतदार संघ सामने है। हम यहाँ पे हमारे आमदार जो है सुनील भाऊ देशमुख, पालक मंत्री है प्रवीण भाऊ पोटे, इनके माध्यम से जो अमरावती शहर का विकास हो रहा है और बडनेरे का विकास आप देख सकते हैं। तो अमरावती मतदार संघ के इसमें कोई भी रास्ते से अपन अगर गए तो एक भी रास्ता ऐसा नहीं दिखेगा कि जो कंक्रीट का नहीं है या विकास उसका हुआ नहीं। बड़े बड़े पुल है, बड़े बड़े 200 खाट का इरविन डफरिन हॉस्पिटल में अपना बढ़ाया है। और इतवारा की तरफ जाओ तो वहाँ पे भी पुल का काम अभी भी चालू है। कोई भी मार्ग से जाओ तो अपने को विकास दिखाई देता है। तो ऐसे देखा जाए तो बडनेरा में मैंने तो आज तक एक भी कंक्रीट का रास्ता देखा नहीं है, एक भी नहीं कि भाई ये नाम के लिए होगा कि भाई ये कंक्रीट का रास्ता ये आमदार ने बनाया होगा। जो आमदार एक मतदार संघ छोटा सा है उसका विकास नहीं कर सकते, तो इतना बड़ा जो मतदार ये लोकसभा क्षेत्र है उसका विकास वो क्या करेंगे? संध्या जी, बडनेरा में विकास नहीं हुआ, अमरावती में विकास हुआ, लेकिन सांसद पूरे ज़िला का होता है। धारनी और चिखलदरा आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ का जो कुपोषण का मुद्दा है वो दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों में नज़र नहीं आ रहा। कुपोषण का मुद्दा विलुप्त हो चुका है, जबकि वहाँ पर कुपोषण की भयावह और गंभीर समस्या है। कुपोषण के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने और सांसद ने भी काम किया हुआ है। जो पहले का स्तर था वो बहुत कम हो गया है, कुपोषण का मेरे हिसाब से बहुत कम हो गया है। शिक्षा को लेकर बहुत सारे दावे और वादे हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर अब तक मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एनडीए की गवर्नमेंट सिर्फ। देखा यह गया कि दो अर्थव्यवस्थाएं हमारे देश में चल रही हैं, एक प्राइवेट सेक्टर की और एक पब्लिक सेक्टर की। हाल ये है कि निजी शिक्षा का बजट तो अरबों खरबों को पार कर गया, लेकिन सरकारी शिक्षा व्यवस्था दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। अमरावती शहर में सरकारी शिक्षा व्यवस्थाओं को पार पाने के लिए, सरकारी शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, उसको लेकर क्या विज़न है आप लोगों के पास? अमरावती शहर में शिक्षा व्यवस्था का स्तर सही में थोड़ा जो है जितना बढ़ना चाहिए था वो थोड़ा कम ही हो गया, लेकिन हम प्रयास करेंगे। अभी जो ये बजट आएगा उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा स्तर कैसा बढ़े इस पे हम ध्यान देंगे। हमारे शिक्षण सभापति थे महानगर पालिका के, वो चेतन भाऊ गावंडे, उनके इसमें बहुत सारी हमने अलग अलग योजनाएं निकाली थी और वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया था कि भाई अपनी जो महानगर पालिका की या जिला परिषद की स्कूलें जो है और जो प्राइवेट स्कूल है उनके साथ में अपन कैसे चल सके, उनका क्या नज़रिया रहता है कि भाई उनके साथ में चलने के लिए जो जो करना पड़ता वो सब करने का प्रयास हमने किया गया था। और आगे भी अभी सभापति वगैरह नए आएंगे तो उनके माध्यम से निश्चित तौर से हम इस पे ध्यान देंगे। चलिए, तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ संध्या ताई टिकले, जो कि महानगर पालिका में बीजेपी की ओर से उप महापौर की सेवाएं दे रही हैं। उनका कहना है कि बीते 4.5 सालों के विवादों को और अपवादों को भुलाकर एक बार फिर से शिवसेना और बीजेपी कैडर कांधे से कांधा मिलाकर काम करने को तैयार हो चुका है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद से ही आरंभ और प्रचंड हो चुका था, लेकिन लोकतंत्र के इस युद्ध में कौन बाजी मारने वाला है, इसके लिए अभी काफ़ी इंतज़ार करना है। आने वाली 18 तारीख को अमरावती शहर की जनता ईवीएम की कतारों में प्रत्याशियों के भाग्य विधाता का किरदार अदा करने वाली है। 23 मई को उसके नतीजे आएंगे।
मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में फ़िलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए VCN न्यूज़ का, आप बने रहिए VCN न्यूज़ के साथ GTPL सेट ऑफ बॉक्स चैनल नंबर 72 पर और UCN के सेट ऑफ बॉक्स चैनल नंबर 81 पर। धन्यवाद। दहा लोकसभा आणि 10 विधानसभांचा दांडगा अनुभव. शह आणि काट शहाचे राजकारण, जनतेच्या प्रश्नांना नेत्यांची उत्तरे. समाजकारण आणि राजकारण. मस्त नेते आणि त्रस्त जनता. काय म्हणतो 5 वर्ष न दिसणाऱ्या नेत्यांबद्दल समाज. एक बार फिर से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर उछाला जाएगा कीचड़. काय आहेत सर्वसामान्यांच्या समस्या. जनतेचा कौल कुणाला, भाजपचे नाव युतीला की काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीला. शय और मात के इस खेल में किसकी बनेगी बात और कौन रहेगा खाली हाथ. प्रत्येक गाव आणि शहर आपकी समस्या जानने के लिए महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचे प्रश्न घेऊन येत आहोत. बघत रहा निवडणूक रणसंग्राम 2019, फक्त विदर्भ न्यूज आणि VCN न्यूज वरती.